हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सभी का पुनः एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ज्योग्राफिकल थॉट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की यह हमारी तीसरी वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग रोमन ज्योग्राफी से संबंधित रोमन ज्योग्राफर से संबंधित क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने दो वीडियो ग्रीक ज्योग्राफर से संबंधित लगभग 62 क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दोनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है। ग्रीक ज्योग्राफर से संबंधित है, उस लिंक के सहारे उस वीडियो को देखें। उसके उपरांत आज आप लोग रोमन ज्योग्राफर के बारे में देखेंगे, रोमन ज्योग्राफर के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करें। आज का पहला प्रश्न, किसने यह कहा कि अफ्रीका संपन्न अफ्रीका भूमि तथा जंतुओं की वर्णन है? अफ्रीका संपन्न कहने का तात्पर्य अफ्रीका भूमि तथा जंतुओं का वर्णन है। यह कथन किसका है? तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं रोमन भूगोलवेता। तो रोमन भूगोलवेताओं में जुबा महोदय सबसे प्राचीन रोमन भूगोलवेता और सबसे प्रथम रोमन भूगोलवेताओं में जाना जाता है और अपने काल के सबसे बड़े विद्वान थे जुबा महोदय। इन्होंने अफ्रीका की भूमि और जंतुओं का वर्णन किया और उन्होंने कहा कि अफ्रीका हमारा संपन्न है। उसने अफ्रीका के आंतरिक भाग का पूर्व के भूगोलवेताओं से अधिक ज्ञान अर्जित किया। पूर्व के भूगोलवेता कहने का मतलब है कि ग्रीक के भूगोलवेताओं ने जितना अफ्रीका के बारे में चर्चा किया उससे कहीं अधिक ज्ञान जुबा महोदय ने रखा था। इसीलिए उन्होंने अफ्रीका को संपन्न बताया, अफ्रीका को भूमि और जंतुओं का वर्णन किया। अगला हमारा प्रश्न आता है की उत्पत्ति का विलक्षण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? नील नदी की उत्पत्ति का विलक्षण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? यह भी जुबा महोदय द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जुबा महोदय द्वारा दिया गया है। उन्होंने अफ्रीका के गणवेषणा के फलस्वरूप, विशिष्ट अवलोकन के फलस्वरूप उन्होंने जाना कि नील नदी की उत्पत्ति का विलक्षण सिद्धांत है। उसकी उत्पत्ति के बारे में उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री और ग्रीक ऑन हिस्ट्री के संदर्भ में व्याख्या किया और उन्होंने नील नदी की उत्पत्ति की विलक्षण सिद्धांत दिया। साथ ही साथ आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जुबा महोदय के लिए। तो दोस्तों, आप अंतिम तक आज हमारे साथ बने रहें और देखें कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए मैं रोजाना लेकर आता हूँ। अगला प्रश्न हमारा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेचुरल हिस्ट्री और ग्रीक ऑन हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक जुबा महोदय किस स्कूल से संबंधित है? तो ये रोमन स्कूल से संबंधित है। यह कथन कि मॉरिटेनिया से उत्पन्न होने के तुरंत बाद एक झील बनाती है, यहाँ से निकलने के बाद मरुस्थलीय भागों में भूमिगत होकर बहती है तथा पुनः सतह पर प्रकट होकर दूसरी बड़ी झील बनाती है। एक बार भूमिगत होकर नाइजर के स्रोत के पास प्रकट होती है और फिर मिस्र में बहती है। यही हमारा नील नदी है। इसका वर्णन जुबा महोदय ने नील नदी के विलक्षण सिद्धांत प्रस्तुत करने के क्रम में इन्होंने दिया था। इनकी जो पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री और ग्रीक ऑन हिस्ट्री, इसमें इन्होंने नील नदी का व्याख्या किया है। साथ ही साथ अफ्रीका को संपन्न भी इन्होंने बताया है। इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य अफ्रीका के संदर्भ में किया है क्योंकि इन्होंने रोमन साम्राज्य का मानचित्र भी बनाया है, लेकिन उतना चर्चित इनका नहीं है। अगला हमारा प्रश्न आता है कि रोमन के होते हुए भी यूनानी भाषा में ग्रंथ लिखने का श्रेय, रोमन के होते हुए भी यूनानी भाषा में ग्रंथ लिखने का श्रेय या ग्रंथ लिखने वाले प्रथम भूगोलवेता, यूनानी भाषा में ग्रंथ लिखने के प्रथम भूगोलवेता किनका, किस विषय पर लिखे इन्होंने? भूगोल पर। यानी कि क्वेश्चन आपका घूम सकता है कि रोमन के होते हुए भी यूनानी भाषा में भूगोल के ग्रंथ लिखने वाले प्रथम भूगोलवेता कौन थे? तो स्ट्रैबो महोदय। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है जहाँ से मैंने इसको उठाया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भूगोल के पहली पुस्तक रोमन
विद्वान जिन्होंने यूनानी भाषा में लिखा था, उनका नाम है स्ट्रैबो महोदय। अगला आपका है काफ़ी महत्वपूर्ण विषय और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी। ज्योग्राफिका नामक पुस्तक को ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में किस विद्वान ने संकलित किया? ध्यान दीजिए कि ज्योग्राफिका नामक पुस्तक को ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में किस विद्वान ने संकलित किया? स्ट्रैबो महोदय ने। स्ट्रैबो महोदय की किताब है काफ़ी प्रसिद्ध ज्योग्राफिका, जिसमें उन्होंने धरातलीय वर्णन किया है और इसको उन्होंने 17 खंडों में विभाजित किया। ज्योग्राफिका जो है 17 खंडों में इन्होंने चर्चा किया है और इसी पुस्तक के माध्यम से उन्होंने भौतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल के बारे में व्याख्या किया है। और स्ट्रैबो स्ट्रैबो महोदय की लिखित पुस्तक है ज्योग्राफिका इंसाइक्लोपीडिया, ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया में ये संकलित है। अगला हमारा प्रश्न आता है, ज्योग्राफिका नामक पुस्तक को स्ट्रैबो ने भूगोल को कितनी शाखा? तो अभी मैंने कहा 4 शाखाओं का वर्णन है। क्या क्या है उसके बारे में वो चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या शाखा हमारा है। 4 जो मुख्य शाखा है, पहला है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है मैथमेटिकल, गणितीय भूगोल, तीसरा आपका आता है पॉलिटिकल और चौथा आता है हिस्टोरिकल। यानी कि भौतिक, गणितीय, राजनीतिक और आपका ऐतिहासिक भूगोल 4 का वर्णन मिलता है ज्योग्राफिका नामक पुस्तक में। 4 भाग का वर्णन मिलता है। अगला हमारा प्रश्न आता है, प्रादेशिक भूगोल या क्षेत्रीय विज्ञान के पिता किसे माना जाता है? इसे हम प्रादेशिक भूगोल नहीं कहेंगे, लेकिन क्षेत्रीय विज्ञान के पिता, क्षेत्रीय विज्ञान के प्रथम पिता या फिर कहें क्षेत्रीय विज्ञान के पिता किसे माना जाता है? क्षेत्रीय विज्ञान के पिता हम किसे मान सकते हैं? तो इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रैबो महोदय। अब क्यों कहेंगे? क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देखा था कि क्षेत्रीय विज्ञान का पिता स्ट्रैबो को क्यों कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा हो रही थी। तो स्ट्रैबो महोदय ने क्षेत्रीय विभिन्नता के सिद्धांत को स्पष्टतः समझाया था। क्षेत्रीय विभिन्नता, प्लेस टू प्लेस डिफरेंशिएशन, जिसमें संसार में एक स्थान से दूसरे स्थान में कैसे विभिन्नता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। क्षेत्रीय विज्ञान मतलब क्षेत्रीय विभिन्नता, विशेष तौर पर हम लोग इसे क्षेत्रीय विभिन्नता, ऐसे तो क्षेत्रीय विज्ञान के पिता हडसन महोदय को कहा जाता है। क्षेत्रीय विभिन्नता के बारे में भी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन उससे पहले रोमन ज्योग्राफर स्ट्रैबो ने पहले ही बता दिया था कि क्षेत्रीय विभिन्नता के विषय में जानकारी प्राप्त करने का मानव की जिज्ञासा होती है और इसी की पूर्ति भूगोल से होती है और इसे प्रादेशिक भूगोलवेत्ता भी कहते हैं। इन्होंने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का तुलनात्मक वर्णन किया। यह वर्णन उच्चावच के आधार पर, जलवायु के आधार पर, स्थानिक संबंध के आधार पर वर्णन मिलता है। तो क्षेत्रीय विज्ञान के पिता हम कहते हैं स्ट्रैबो महोदय को। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हिस्टोरिया नेचुरलिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान दीजिए, हिस्टोरिया नेचुरलिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया नेचुरलिस नामक पुस्तक के लेखक प्लिनी महोदय हैं। ये भी जुबा, देखिए इस क्रम को याद रखना काफ़ी जरूरी है। सबसे पहला विद्वान जुबा, फिर हमारे स्ट्रैबो महोदय, स्ट्रैबो महोदय के बाद आपके प्लिनी महोदय। मैंने एक के बाद एक क्रम के आधार पर निरंतर कोशिश किया है प्रश्नों को सजाने का, और यह प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ किताबों के आंतरिक गहराइयों से मिलेगी। तो आप लोग आशा करते हैं कि वीडियो को अंतिम तक देखेंगे। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें। हम चर्चा कर रहे थे कि हिस्टोरिया नेचुरलिस नामक पुस्तक के लेखक प्लिनी महोदय हैं। ठीक है, प्लिनी महोदय का जन्म 27 AD से लेकर 79 AD तक इनकी मृत्यु है। पूरे जीवन अवधि 27 AD से 79 AD तक है। इन्होंने 37 खंड में 37 इन्होंने 37 खंड में इस पुस्तक का प्रकाशन किया है और हर एक खंड में इन्होंने अलग अलग चीज़ों के बारे में वर्णन किया है। जैसे कि इन्होंने 2 खंड में आकाशीय पिंडों का वर्णन है, कुछ में
प्रादेशिक भूगोल का वर्णन है, जीव विज्ञान का वर्णन है, एंथ्रोपोलॉजी का वर्णन है। अगला प्रश्न हमारा आता है इसी प्लिनी महोदय से संबंधित कि प्लिनी महोदय, सॉरी यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिस राइटिंग हो गया है। प्लिनी महोदय का जन्म 27 AD से 79 AD है, लेकिन मैंने यहाँ पर 90 to 168 टॉलमी का लिख दिया है, थोड़ा सा इसको इग्नोर करना है। सिर्फ प्लिनी महोदय ने अपनी कृति हिस्टोरिकल नेचुरलिस्ट नामक पुस्तक में कितने खंडों को प्रकाशित किया? अभी मैंने कहा 37 खंडों को। अगला हमारा आता है रोमन काल का तथा शास्त्रीय युग का अंतिम सबसे बड़ा ग्रीक भूगोलवेत्ता। देखिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्नों की चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि रोमन काल का और शास्त्रीय युग का अंतिम सबसे बड़ा भूगोलवेत्ता, ग्रीक भूगोलवेत्ता, तो हम कहेंगे टॉलमी महोदय। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल आएगा कि क्या टॉलमी महोदय ग्रीक के विद्वान थे? जबकि वास्तविकता इनकी जन्म शताब्दी 90 से वो 168 AD की जब हम देखें तो पूरा इनके जीवन काल में लगभग अंतिम जो उनका जीवन काल था, जिन्होंने उसे मिस्र में बिताया था, ठीक है, अंतिम जो 20 साल का मतलब लगभग 20 साल का जो उनके करियर है वो उन्होंने मिस्र में बिताया और अलेक्जेंड्रिया में बिताया। वहाँ रहकर उन्होंने मानचित्र कला का अध्ययन किया, सामान्य भूगोल का अध्ययन किया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इनका जन्म रोमन में है, इनकी क्रियाविधि रोमन में है, लेकिन रोमन के होते हुए भी ये शास्त्रीय युग, इस युग, इनके युग को कहा जाता है शास्त्रीय युग के अंतिम ग्रीक भूगोलवेत्ता टॉलमी महोदय। अगला प्रश्न हमारा आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मानचित्र कला नामक पुस्तक की रचना सर्वप्रथम किसने की? तो मानचित्र कला नामक पुस्तक की रचना सर्वप्रथम टॉलमी महोदय ने की। अगला प्रश्न है, टॉलमी महोदय ने नक्षत्रों में उदय अस्त होने, गोधूलि, ऋतु आदि के लिए कैलेंडर बनाया, जिसका उल्लेख उसकी पुस्तक में मिलती है। पुस्तक का नाम क्या है? यानी कि इन्होंने नक्षत्रों का, तारों का, सूर्य का उदय अस्त के बारे में, शाम होना, सुबह होना, गोधूलि के बारे में, ऋतु परिवर्तन के बारे में कैलेंडर बनाया, उनकी पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। तो पुस्तक का क्या नाम है? ध्यान दीजिए, पुस्तक का क्या नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसके पुस्तक का नाम है प्लेनेटरी हाइपोथेसिस, ठीक है, प्लेनेटरी हाइपोथेसिस, प्लेनेटरी, ध्यान दीजिए, इसके पुस्तक का नाम है इनके प्लेनेटरी हाइपोथेसिस, ठीक है, प्लेनेटरी हाइपोथेसिस इनके पुस्तक का नाम है। इसी पुस्तक में उन्होंने कैलेंडर के बारे में व्याख्या किया है। टॉलमी महोदय ने किस विद्वान के, अगला क्वेश्चन, टॉलमी महोदय ने किस विद्वान के चंद्रमा विषयक अवधारणा का अनुसरण किया और सुधार किया? चंद्रमा विषयक अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है कि ये अवधारणा किसने दिया? इन्हीं का इन्होंने अनुसरण किया है और सुधार किया है। तो ये है आपका दिया हुआ हिप्पार्कस महोदय। ये किनके द्वारा दिया हुआ है? ये आपका घ आंसर होगा हिप्पार्कस महोदय, ठीक है, हिप्पार्कस महोदय का दिया हुआ है चंद्रमा विषयक अवधारणा, ठीक है, चंद्रमा विषयक अवधारणा जो है हिप्पार्कस महोदय का दिया हुआ है। हिप्पार्कस महोदय ने चंद्रमा विषयक अवधारणा दिया और उसी को टॉलमी ने सुधार किया और उसका अनुसरण किया। अगला हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉलमी महोदय को किस खगोल विज्ञानी के सिद्धांतों को नकल करने का दोष मिलता है? टॉलमी महोदय को किस खगोल विज्ञानी के सिद्धांतों को नकल करने का दोष मिलता है? तो मेरिसन महोदय एक खगोल विज्ञानी थे, इनके सिद्धांतों का नकल करने का दोष मिलता है। लेकिन टॉलमी ने मेरिसन और हिप्पार्कस की सामग्री को सरल और वैज्ञानिक बनाने का कार्य किया है। उन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित माना था। टॉलमी महोदय ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित माना था। अगला प्रश्न है, टॉलमी महोदय ने किस विद्वान के खगोलिकी सामग्री को सरल और वैज्ञानिक बनाया? तो हिप्पार्कस और मेरिसन, दोनों विद्वानों के जो खगोलिक ज्ञान था इनको सरल बनाया, वैज्ञानिक बनाया और कहा कि पृथ्वी के केंद्र में, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, सॉरी, पृथ्वी के केंद्र में ब्रह्मांड है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये ब्रह्मांड है, उसके केंद्र में पृथ्वी है, सीधे से। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन भी करते जाएं।
अगला प्रश्न हमारा आता है, हिप्पार्कस महोदय ने 850 तारागणों या नक्षत्रों की सूची तैयार 129 ईस्वी में कर ली थी, जो टॉलमी महोदय ने बढ़ाकर किया। कितने बढ़ाकर टॉलमी महोदय ने उन 850 तारागणों की जो सूची है इसको बढ़ाकर उन्होंने 1022 नक्षत्र या फिर तारागणों की सूची तैयार की। इसको उन्होंने बढ़ा दिया क्योंकि उनका काम खगोलिकी पर काफ़ी चर्चित है। अगला प्रश्न है, टॉलमी महोदय की प्रमुख शास्त्रीय पुस्तक द सेंटिक्स, ध्यान दीजिए, द सिंटैक्सिस, ठीक है, सिंटैक्सिस अरबी भाषा में लिखित है। इसका नाम बदलकर किया गया था अल्माजस्ट, यानी अल्माजस्ट जो है ये पहली पुस्तक है जिसको बाद में नाम बदलकर कर दिया गया था अल्माजस्ट। पहली क्या था? द सेंटिक्सिस। अगला हमारा प्रश्न आता है, टॉलमी के पुस्तक को किस अरबी विद्वान ने अरब भाषा में संशोधन किया? टॉलमी महोदय के पुस्तक को, यानी कि टॉलमी महोदय की कौन सी पुस्तक को अरब भाषा में संशोधन है? अल्माजस्ट। अल्माजस्ट की अरबी भाषा में संशोधन किया गया है। उनके नाम हैं आपका, काफ़ी चर्चित है, अल इदरीसी महोदय। टॉलमी ने संसार की लंबाई कितनी देशांतर में बताई है? टॉलमी महोदय ने संसार की लंबाई कितनी देशांतर में बताई है? ध्यान दीजिए, कितने देशांतर में टॉलमी महोदय ने बताया है? तो 180 देशांतर में टॉलमी महोदय ने संसार की लंबाई बताई। टॉलमी ने विश्ववृत्त को कितने अंशों में प्रथम बार विभाजित किया? टॉलमी ने विश्व के वृत्त को कितने अंशों में प्रथम बार विभाजित किया है? प्रथम बार उनके पूरे वृत्त को तो 360 अंशों में उन्होंने विभाजित किया है, ठीक है, 360 अंशों में। अगला हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, गंगा की खाड़ी का नामांकन किसने किया? गंगा की खाड़ी जो आज वर्तमान में बंगाल की खाड़ी है, इसका नामांकन किसने किया है? गंगा की खाड़ी का नामांकन टॉलमी महोदय ने किया, जिसे हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं, आज हम इसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं। उन्हीं का नामांकन टॉलमी महोदय ने किया था। किस विद्वान ने शंक्वाकार प्रक्षेप के संशोधन किए और ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए त्रिविमीय प्रक्षेप स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रयोग किया? तो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रयोग करने वाले टॉलमी महोदय थे। उन्होंने अपने मानचित्र में स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रयोग किया है ध्रुवीय क्षेत्रों के अध्ययन के लिए। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था प्रसुम और थूले के बारे में। ये प्रसुम और थूले के बारे में, तो प्रसुम दक्षिण, उनकी मानचित्र का दक्षिणी हिस्सा था और थूले जो था उत्तरी हिस्से में स्थित था। टॉलमी महोदय के किस कृति के 8वें खंड में, ध्यान दीजिए, टॉलमी महोदय के किस कृति यानी पुस्तक के 8वें खंड में संसार का एक मानचित्र है तथा 26 विभिन्न भागों के मानचित्र हैं। इन मानचित्र से ही सर्वप्रथम सामान्य मानचित्रावली तैयार हुई, ठीक है। किस कृति के 8वें भाग में यह चर्चित है कि विश्व का हमारा एक मानचित्र है जिसमें छोटा छोटा 26 मानचित्र है और इसी से सामान्य जनरल जो एटलस है वो तैयार किया गया है। ये आपका आंसर होगा गाइड टू ज्योग्राफी। इस पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है, किस विद्वान ने पृथ्वी के वास्तविक परिधि के आकार इरेटोस्थेनीज द्वारा बताई गई से बहुत छोटा पोसेडोनियस पर आधारित, यानी कि जो पृथ्वी की वास्तविक परिधि है इरेटोस्थेनीज ने जिसको बताया था उससे कहीं कम पोसेडोनियस ने बताया था, तो उसको माना, किस विद्वान ने माना है? तो ये आपका हम सभी जान रहे हैं कि टॉलमी महोदय। टॉलमी महोदय ने भूमध्य रेखा पर एक डिग्री देशांतर को कितना किलोमीटर माना जो वास्तविकता से कम है? इरेटोस्थेनीज ने 110, इरेटोस वास्तविकता से कम है, कहने का मतलब है कि जो 110 आपका किलोमीटर का बात इरेटोस्थेनीज महोदय ने किया था उससे कहीं कम 80 किलोमीटर माना है टॉलमी ने 1 डिग्री देशांतर, जबकि हेरोडोटस महोदय ने 1 डिग्री देशांतर में लगभग हेरोडोटस ने, हिप्पार्कस महोदय ने जो है 1 डिग्री देशांतर में 15 अक्षांश, 1 डिग्री देशांतर में इसको हम प्रीवियस क्लास में वर्णन किया हुआ हूँ, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा आता है 88 का,
आज का 88 का प्रश्न है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम मानचित्रों के प्रक्षेप के संबंध में अक्षांश देशांतर शब्दों का वर्णन किया है? मानचित्रों के प्रक्षेप के संदर्भ में टॉलमी महोदय ने अक्षांश देशांतर का वर्णन किया हुआ है। अगला प्रश्न है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का प्रयोग करके पृथ्वी के ग्लोब का टॉलमी महोदय ने किस पुस्तक में वर्णन किया है? ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का वर्णन करके किस पुस्तक के माध्यम से पृथ्वी का ग्लोब का वर्णन किया है? तो एनालेमा उनकी पुस्तक है, उसी में उन्होंने व्याख्या किया है। टॉलमी की कृति में यानी टॉलमी की जो पुस्तक है उसमें प्रोजेक्शन मेथड्स प्रक्षेप की विधियों का प्रयोग हुआ है। उस पुस्तक का नाम क्या है? मैथमेटिकल ज्योग्राफी में प्रोजेक्शन मेथड्स का उन्होंने प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इमेजिनी मुंडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इमेजिनी मुंडी नामक पुस्तक के लेखक टॉलेमी महोदय हैं। फिर ग्रीक और रोमन काल में विश्व का सबसे विस्तृत और शुद्ध मानचित्र किसने बनाया? ग्रीक और रोमन काल में विश्व का सबसे शुद्ध और विस्तृत मानचित्र टॉलेमी महोदय ने बनाया है। कॉस्मोग्राफी नामक कृति है यानी पुस्तक है, कॉस्मोग्राफी पुस्तक है पोम्पोनियस मेला का। हम्बोल्ट ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी को कॉस्मोग्राफी और यूरोनोग्राफी में बांटा था, जबकि इनकी स्पेशल पुस्तक है कॉस्मोग्राफी। डी ज्योग्राफिया नामक कृति के लेखक किसके हैं? पोम्पोनियस मेला। तो दोस्तों हमने आज हमने वर्णन किया रोमन ज्योग्राफर के बारे में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। साथ ही साथ यदि किन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपके समक्ष गलत प्रस्तुत हो रहा है तो उसको भी कमेंट करके मुझे बताएं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं पुनः एक बार एक नए वीडियो में नए क्लास के अंतर्गत। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए